नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव इस समय मुसीबत बना हुआ है। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव के कारण गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। साथ ही जल भराव के कारण डीटीसी बस भी खराब हो गई है। आईटीओ पर तो आलम यह है कि घुटनों से ऊपर पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। वहीं हर बार की तरह अब भी दिल्ली का मिंटो ब्रिज तेज बारिश के बाद जलमग्न हो गया, जिसके कारण मिंटो ब्रिज की तरफ जाने वाले रास्ते को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। तिलक ब्रिज पर भी जल जमाव देखने को मिला है। वहीं हम आपको जानकारी दे दें कि आजाद मार्केट अंडरपास को पानी भरने के कारण बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आजाद मार्केट अंडरपास में 1.5 फीट तक पानी भर चुका है। वहीं जल भराव के कारण मिंटो ब्रिज पर भी वाहनों की आवाजाही इस समय प्रभावित है। इसके अलावा मूलचंद अंडरपास को भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने की वजह से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। दिल्ली एनसीआर में कल यानी शुक्रवार शाम से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज यानी 21 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगस्त महीने में दिल्ली के लिए सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ स्थानों पर 23 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। फिलहाल दिल्ली के किस तरह के हालात बने हुए हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि एक ही बारिश में दिल्ली पूरी जलमग्न हो जाती है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार हो या फिर निगम हो, दोनों की ही कहीं ना कहीं बारिश के अंदर पोल खुलती हुई नजर आती है। और लगातार कहीं ना कहीं यही स्थिति होती है कि लगभग 1 घंटे की बारिश के अंदर ही हालात जो है वो बिल्कुल बिगड़ते हुए नजर आते हैं। मगर सड़कों की बात करें, सड़कें जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर बदल जाती है। और लगातार जो हर सड़क की हालत यही होती है कि स्विमिंग पूल लगातार बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि पानी का जो निकासी होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। और उसकी वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है। जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है। और आप यही चीज अब दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लगातार हर तरीके से यही कोशिश होती नजर आ रही है। ये देखिए हमारे पीछे किस तरीके से ऑटो रिक्शे जो है वो पानी के अंदर भरे हुए हैं और लगातार स्थिति बिगड़ी हुई है। मगर सरकारें इसके बारे में कहती जरूर है, मगर अभी तक सरकारों की तरफ से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो होती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, और आपके पीछे की तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि जो वादे हैं वो कितने सही होते हैं। हर बार हम देखते हैं कि लंबा चौड़ा जो है बिल पास किया जाता है, खूब सारा बजट इसके लिए दिया जाता है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या वजह मानी जाए? क्या एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? वजह क्या है? या फिर भ्रष्टाचार में एमसीडी पूरी तरह से डूबी हुई है? राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हैं, निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, मगर जो निगम के अधिकारी हैं वो लगातार भाजपा के बैठे हुए हैं। मगर यहाँ पर स्थिति जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। यानी कि जो विधायक है वो कहीं ना कहीं इमरान हुसैन है, और इमरान हुसैन के साथ साथ जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी का। और यही स्थिति हर जगह की है। हम दोबारा से वही चीज दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लगातार सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी है। और लगातार कहीं ना कहीं सरकारों की दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मगर हर बार सरकारें कहती है कि सड़कों की हालत सुधार ली गई है, सीवर लाइन है वो सफा कर दिए गए हैं, मगर करोड़ों का जो रुपया होता है, यानी जो करोड़ों का जो बजट होता है वो कहीं ना कहीं नेताओं की जेबों में चला जाता है। और यही स्थिति दर्शाती है कि नेता सिर्फ कागजों के अंदर काम करते हैं, धरातल पर काम नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। अब अगर हम लोगों की परेशानी के बारे में यहाँ पर बात करें राजीव, तो इस जल भराव के कारण लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है, और सबसे ज्यादा कौन सा इलाका इस समय खराब स्थिति में है जहां पर अक्सर जल जमाव, जल भराव की समस्या बनी रहती है? दिल्ली के ऐसे कौन से इलाके हैं राजीव? देखिए, बिल्कुल बताइए। जिस तरीके से बात करें अंडरपास की, तो दिल्ली के तमाम अंडरपास जो हैं वो लगातार स्विमिंग पूल बन चुके हैं। और लगातार यही स्थिति
हर जगह की देखने को मिल रही है, चाहे वो मिंटर रोड हो या फिर कहें आजाद मार्केट हो या फिर प्रहलादपुर हो या फिर और जगहों की बात करें, वहाँ हर तरीके से जो कसबे अंडरपास है वो स्विमिंग पूल बन चुके हैं। और वही स्थिति सड़कों की भी हालत है, क्योंकि सड़कों पर लगातार गड्ढे बन जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक स्थिति बिगड़ती नजर जाती है। वही चीज हम यहाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सदर बाजार का एरिया है और जस्ट हम यहाँ पर दिखाए, एक चीज और गौर करने वाली बात होगी, ये हमारा लेफ्ट हैंड पर सदर बाजार थाना है और सड़कों की भारत की हालत जो है वो इस तरीके की है। मगर यही सोचने की कोशिश करिए, यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के, निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी का। और देखिए यहाँ पर लगातार जो ट्रैफिक है वो किस तरीके से पानी से बचकर चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है अगर गड्ढे बने हुए हैं तो कहीं गाड़ियां फंसेंगी और गाड़ियां फंसने के बाद में स्थिति फिर वही बिगड़ेगी और ट्रैफिक लंबा जाम लगेगा। और यहाँ पर इस चौराहे पर रेड लाइट भी है और रेड लाइट के होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह की है वो तो इन तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि आपने बताया कि जो विधायक हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या आम जनता की तरफ से कोशिश नहीं की जाती कि एमसीडी की, विधायकों की और जो प्रशासन है उनकी नींद खोली जाए? क्या जनता की तरफ से इसको लेकर आवाज उठाई जाती है? और विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? आप पेगासस के मुद्दे पर इतना शोर मचाते हैं कि संसद नहीं चलने देते, लेकिन जो वाकई में जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो गौण क्यों हो रहे हैं? राजीव, देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, चाहे बेशक जनता कितनी भी आवाज उठा ले, जनता कंप्लेंट करने बहुत ज्यादा हमारे सामने यहाँ पर एसीपी के पास जो है वो लगातार इस तरीके की शिकायत आ रही थी और यही चीज हमने कवर भी की थी। मगर जनता जो कहीं ना कहीं यही सोचती है कि सरकारें या फिर अधिकारी जो है वो उनके लिए काम करेंगे, मगर हालात जो है वो हमारे पीछे नजर आ रहे हैं। किस तरीके के हालात है, मगर अधिकारी जो है या फिर नेता कहें सिर्फ अपनी जेबों को भरने का काम करते हैं, ना कि जनता के लिए कुछ काम करते हैं। मगर इलेक्शन जैसे ये नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करके दिखाया जाता है। मगर स्थिति फिर चौंकाने वाली है, क्योंकि 2022 के अंदर जो निगम के चुनाव आएंगे तो स्थिति वोट मांगे जाएंगे, इसी आधार पर के जनता के लिए काम किया जाएगा। मगर जनता के लिए जो काम करना है वो देखिए हमारी तरफ पीछे की तरफ दिख रहा होगा कि किस तरीके के हालात है। मगर जनता जो है वो समझदार है और हो सकता है आने वाले 2022 के अंदर निगम के अंदर चुनाव के लिए जो वोटिंग करेगी वो किस आधार पर करेगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जी राजीव, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन्हें भारी बारिश और जल भराव के चलते बंद कर दिया गया है, जो अभी वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें अंडरपास की यानी कि मिंटो रोड की, वहां पर भी रास्ता बंद कर दिया है। जो कनॉट प्लेस से रास्ता जोड़ता है और बीजेपी कार्यालय तक जाता है यानी कि आईटीओ तक जाता है, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। आजादपुर की बात करें तो आजादपुर के अंदर भी जो मार्केट बनी हुई है वो भी बंद कर दी गई है, क्योंकि अंडरपास वहां पर भी है, रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। आईटीओ की बात करें वहां पर भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। करोल बाग की बात करें तो वहां पर भी स्थिति बनी हुई है, बिगड़ी हुई है। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकारों के जो दावे हैं वो बिल्कुल धरातल पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने भी फंडिंग पास किए गए निगम के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा रोड बनाने के लिए, क्योंकि रोड का जो काम होता है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंदर मत, मगर यहाँ की स्थिति वही चौंकाने वाली होती है। पीडब्ल्यूडी हो या निगम हो, जनता के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, जनता के लिए किस तरह का काम हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, सिर्फ वादे हैं, दावे हैं। आप ये भी बताइए, अरविंद केजरीवाल लगातार बातें करते रहते हैं कि हमने जनता की सुविधाओं के लिए सब कुछ किया है, ये किस तरह की सुविधाएं हैं? और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जब भारी बारिश होती है तो बिजली की आपूर्ति भी ठप हो जाती है। राजीव, इस तरह की समस्याओं से भी दो चार यहाँ के लोगों को होना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, दिल्ली सरकार के तमाम दावे हों, चाहे वो बिजली फ्री देने के लिए हो, पानी फ्री देने के लिए हो, सड़कों को बेहतर बनाने की बात की जा रही है, मगर इस तरीके की जो हमारे पीछे स्थिति है ये दर्शाती है कि दिल्ली सरकार कितना काम कर रही है, सिर्फ कागजों के अंदर काम कर रही है, ना कि धरातल पर। मगर जिस तरीके से स्थिति बिगड़ी हुई है उससे साफ जाहिर होता है, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली सरकार हो, निगम हो यानी कि भाजपा हो, लगातार जनता के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। मगर जनता शायद आने वाले दिनों के अंदर अपना गुस्सा भी दिखा सकती है और वही गुस्सा जो होगा वो वोट बैंक के आधार पर होगा। और इसी को रुझाने के लिए सरकारें जो है यानी बड़े जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ की स्थिति की बात करें, हम सदर बाजार के अंदर खड़े हैं, यहाँ पर जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं, मगर जब देखिए जब उनके इलाके के अंदर ये हालात है तो और राज्यों और इलाकों के अंदर किस तरीके की स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक जो है वो भी आम आदमी पार्टी के ही है। जी बिल्कुल, और जब बारिश का मौसम आता है राजीव, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तो झुग्गी झोपड़ियों की किस तरह के हालात हो जाते हैं? अभी आप जिस जगह खड़े हैं वो जगह फिर भी अच्छी लग रही है, ठीक ठाक लग रही है कि चलिए पक्की सड़क तो बनी हुई है, अच्छा खासा ट्रैफिक भी वहां पर नजर आ रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, इन बारिश के मौसम में किस तरह की परेशानियों से वो जूझते होंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जब बेशक पक्के इलाकों की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि पक्की सड़कें हैं,
मगर पक्की सड़कें होने के बाद भी इस तरीके के हालात हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई है। मगर बात करें जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों की, कच्चे इलाकों की, वहां पर जो स्थिति है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि वहां पर जो नालियां होती हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो चुकी हैं, और लगातार जो सीवरों का पानी है वो बिल्कुल सड़कों पर आ चुका है। और यही स्थिति यही दर्शाती है कि झुग्गी झोपड़ियों के लिए सिर्फ कागजों में काम किया जाता है, बिल्कुल। ना कि धरातल पर। मगर जिस ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि थोड़ी सी ही देर की बारिश के बाद में जब इस तरीके का पानी भर जाता है, तो सोचिए सरकारें कितने बड़े दावे करती हैं, मगर सरकारों से जब पूछा जाता है, यानी बड़े नेताओं से जब पूछा जाता है, तो वो लगातार ये कहते हैं कि निगम की कार्रवाई थी और निगम ने काम नहीं करा। निगम से पूछो तो निगम कहता है कि दिल्ली सरकार के अंदर काम नहीं किया गया है, हमने तो बिल्कुल काम किया गया। मगर सिर्फ लीपापोती की जाती है, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, मगर जनता के लिए काम करना चाहिए। मगर यहाँ पर काम कोई भी करता नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और सीधी तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई कि किस तरीके से सड़कों पर इस समय जल भराव हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, मिंटो ब्रिज की ये तस्वीर है, यहाँ पर भी किस तरीके से यातायात जो है वो प्रभावित हो गया है और अब जो रूट हैं उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आफत की बारिश आज बरसी है। चलिए अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आफत की बारिश आज बरसी है। दरअसल जिस तरह से बारिश के बाद जल भराव हुआ है वो लोगों के लिए इस समय आफत बना हुआ है। बारिश से राजधानी दिल्ली एक बार फिर से डूबती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। देखिए, सरकारी कार्यालय में तक पानी घुस गया है, यहाँ पर लोग नंगे पैर ही काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बारिश के बाद जल भराव की स्थिति यहाँ पर बन गई है। जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तमाम जो ओवरब्रिज हैं वो फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बारिश के कारण बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर भर गया। ऐसे में वाहनों की आवाजाही यहाँ पर अब प्रतिबंधित कर दी गई है, क्योंकि ये खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसके लिए अंदेशा जाहिर कर दिया था। दिल्ली वालों को भले ही उमस वाली गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन ये राहत आफत भी लेकर आई है। शुक्रवार की शाम को हुई हल्की बारिश और आज सुबह से हो रही बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया, लेकिन आज जिस तरीके से तेज बारिश हुई है उससे दिल्ली का तापमान भले ही गिर गया है, लेकिन बहुत ज्यादा जल भराव की समस्या यहां पर हो रही है। तेज बारिश की वजह से दिल्ली में जगह जगह जल भराव हो गया है। और ना सिर्फ दिल्ली में इस तरह की बारिश के बाद जल भराव की समस्या हो रही है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में इस समय बारिश हो रही है, जिसके कारण पानी निकासी की सही व्यवस्था ना होने से लोगों को जल भराव जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जानकारी भी अब हम यहां आपको दे देते हैं। इस समय कानपुर से हमारे संवाददाता अनुज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। कानपुर में बारिश के कारण किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ अलर्ट वहां पर जारी किया गया है, लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? अनुज जी पल्लवी, जैसा कि देखा जा रहा है कि बारिश का मौसम है और सावन का महीना, बारिश से पानी का जलभराव होना लाजमी ही है। लेकिन ऐसी स्थिति में चूंकि आपको बता दूं कि कानपुर में बारिश को लेकर के तो जलभराव लगा निकासी नहीं हो पाती है, साथ ही साथ नगर निगम की भी हीला हवाली देखी जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं गंगा की, क्योंकि बारिश होगी तो गंगा का नदी का पानी का भराव पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ना ही बढ़ना होता है, उसमें कोई शक नहीं होता है। ऐसे में आपको एक चीज विशेष बताना चाहूंगा कानपुर के बारे में कि कानपुर में पूर्व में कुछ कई ऐसे समय पर आया था कि कानपुर में बाढ़ आ जाती थी तो लोगों को उस बाढ़ का सामना करना पड़ता था। तो कानपुर में 1995 में एक बैराज बनाया गया जिसका नाम गंगा बैराज है और ऑफिशियली इस बैराज का नाम लवकुश बैराज के नाम से रखा गया था। मई 2000 में इस बैराज को लोगों के लिए समर्पित किया गया। 303.41 करोड़ की लागत से ये बैराज बनाया गया, जिस डैम के बनने की वजह से कानपुर में बाढ़ की समस्या लगभग समाप्त हो गई। तो भी चूंकि बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश तो होनी है और वर्तमान में अगर देखा जाए तो काफी समय से पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है और मौसम विभाग भी लगातार इस बात को कहता चला आ रहा है कि बारिश इस बार अन्य सालों की अपेक्षा ज्यादा होगी। इस समय हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में जब बारिश होती है पानी का भराव पानी बढ़ जाता है गंगा नदी में, ऐसे में ये किस तरह से लोगों को बचाएं और किस तरह से सामना करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल जी, आप यहाँ पर किस लिए तैनात हैं, क्या करते हैं आप यहाँ? सुरक्षा करने के लिए जैसे बाढ़ आ जाती है, कुछ लोग डूबने लगते हैं या कुछ परिवार डूबने लगते हैं, उनको निकालने का काम करते हैं। प्लस जो डेड बॉडियाँ हमारे गंगा में कुछ लोग प्रवाहित कर देते हैं, उनको निकालने का काम करते हैं। कुछ लोग फूल माला गंदगी ऐसी चीज़ें फेंकते हैं गंगा जी में, उनको ना फेंकने के लिए उनको मना करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि कोई इसमें गंदगी ना फेंक पाए।
जी बिल्कुल पल्लवी, जैसा कि देखा गया कि बारिश में गंगा नदी बढ़नी है, जल भराव होता ही होता है। जल भराव को लेकर के स्थानीय लोगों को तो समस्या का सामना करना पड़ता है, वहीं गंगा नदी में भी घटनाएं बढ़ती जाती हैं, लोगों के डूबने की संख्या भी बढ़ जाती है लगातार, ऐसी स्थिति में देखा गया है। और अगर हम मेन बात करते हैं कि बारिश के जल भराव की, तो जैसे मैंने आपको बताया पल्लवी कि कानपुर में बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जिन पर जल भराव की लगातार समस्या बनी रहती है। नगर निगम को इसकी कई बार शिकायतें करी जाती हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी उस पर कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और बारिश आकर के चली जाती है। जनता फिर से पहले की तरह अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है। पल्लवी, इलाके रहे जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि गंगा का जो जल स्तर था वो उफान पर था। ऐसे में अगर हम कानपुर की बात करें तो वहां पर भी क्या बाढ़ की जैसी कोई स्थिति बनती हुई नजर आई अभी, या फिर पहले किसी समय में? हाल फिलहाल में हमने देखा है वाराणसी और प्रयागराज तो अभी तक इसी तरीके से डूबे हुए हैं, वहां पर बिल्कुल भी राहत अभी लोगों को नहीं मिल पाई है। कानपुर के क्या हालात हैं? अगर हम गंगा के आसपास के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों की क्या स्थिति है? जी पल्लवी, बस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कानपुर में जो बाढ़ की स्थिति थी वो 1995 से लगभग 2000 के आसपास लगातार बनी रही। चूंकि यहाँ पर एक मुख्य बात अगर हम बात करते हैं तो जो एक नदी है कानपुर से गुजरने वाली, जो जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा नदी है, उस नदी के एक तरफ है कानपुर नगर तो दूसरी तरफ बसा हुआ है उन्नाव। आपको बता दें कानपुर थोड़ा सा ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसका लाभ कानपुर को हमेशा मिलता चला आया है। लेकिन 2000 में जब डैम बना दिया गया, गंगा बैराज डैम के नाम से डैम को बनाया गया, इस डैम के बाद से कई बार ऐसा होता था कि जब बारिश का बहाव ज्यादा आ जाता था, गंगा नदी में उफान ज्यादा हो जाता था, ऐसी स्थिति में उस डैम के द्वारा पानी को पीछे रोक दिया जाता था, कानपुर से पीछे रोक दिया जाता था और वो पानी पूरी तरह से कानपुर में नहीं आ पाता था, जिस कारण से कानपुर में बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाती थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी के आसपास बने हुए क्षेत्रों की, तो कानपुर से जब शुरू होती है गंगा नदी तो चौबेपुर, बिठूर होते हुए उसके बाद कानपुर में गंगा बैराज आकर के, फिर इसके बाद सिद्धनाथ घाट जो कि बहुत प्रसिद्ध घाट है कानपुर के अंदर, इसके बाद आनंदेश्वर घाट, इस तरह के घाट होते हुए कानपुर के अंतिम चरण में एक घाट पड़ता है जिसको कहते हैं ड्योढ़ी घाट। मैं आपको बता दूं मैं इस समय वहीं पर खड़ा हूं और वहीं के पीछे का दृश्य भी मैं अपने कैमरामैन से एक गुजारिश करूंगा कि वो कृपया दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से गंगा नदी इस समय उफान पर है। ये उफान ये लगातार बारिश में ऐसा ही बना रहता है पल्लवी, क्योंकि गंगा नदी का बहाव बहुत तेज रहता है। ये एक नदी जो है ये सीधे कानपुर से होते हुए इलाहाबाद प्रयागराज होते हुए वहां पर मिलती है जाकर के। और इसमें एक चीज और भी देखी जाती है पल्लवी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्नान भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे दर्शकों ने देखा कि अनुज अभी वैसे ही नदी इतनी उफान पर चल रही है, क्या ये जोखिम भरा नहीं है ऐसे समय में भी गंगा नदी में आकर स्नान करना? ये हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, हम बहुत पवित्र मानते हैं और उसका हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में क्या ये जोखिम लेना ठीक है? अनुज बिल्कुल पल्लवी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा इस बात को देखा गया है कि आस्था पर, धर्म पर हर चीज भारी नहीं पड़ पाती, आस्था सब पर भारी पड़ जाती है। इन लोगों को कई बार प्रयास किया गया। यहाँ पर जो मेरे पीछे टीम खड़ी है, जो बाढ़ राहत टीम खड़ी है, राहत की 37 बटालियन की एक टीम खड़ी पीएसी की, इनका यही उद्देश्य है कि यहाँ पर ये लगातार निगरानी करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि कृपया गहराई पर मत जाए। अगर आपको स्नान करना है तो आप गंगा जी को स्पर्श करके भी स्नान कर सकते हैं या किसी बर्तन से गंगा जी के जल को भर के अपने ऊपर डाल करके स्नान को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आस्था एक ऐसी चीज है, धर्म एक ऐसी चीज है कि इस पर लगभग किसी पर आज तक किसी ने काबू नहीं पाया है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं पल्लवी, तो जो टीम खड़ी है, जो हमारे जवान खड़े हैं ठीक हमारे पीछे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं, ये एक बोट भी खड़ी है, एक स्टीमर खड़ा है। अगर इनको इस तरह की कुछ भी ऐसी स्थिति दिखती है तो सीधे तुरंत वहां पर पहुंच करके उस डूबते हुए व्यक्ति को लेकर के सुरक्षित घाट तक लेके आ पाते हैं। पल्लवी बिल्कुल अनुज, हमने एक हफ्ते पहले कानपुर की तस्वीर देखी थी कि पांडु नदी बहुत ज्यादा उफान पर थी, कई इलाकों में पानी घुस गया था और सैकड़ों परिवार ऐसे थे जो पलायन कर गए थे। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या पांडु नदी का जो पानी है वो नीचे आ गया है? जो लोग वहां से पलायन कर गए थे क्या वो वापस आ गए हैं? इस बारे में भी हम आपसे अपडेट चाहेंगे। जी पल्लवी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जैसे आपने पांडु नदी की बात करी तो पांडु नदी गंगा नदी की अपेक्षा तो छोटी नदी मानी जाती है, लेकिन पांडु नदी में इस बार उफान ज्यादा रहा, जिसके कारण से वहां से आसपास के लोग थे उनको पलायन करने का स्थितियां बनी, वो चले गए। लेकिन प्रशासन ने उस पर थोड़ा सा गंभीरता से
ध्यान दिया और वर्तमान में धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का जनजीवन जो अस्त व्यस्त था फिर से पटरी पर आना शुरू हो गया है। पांडु नदी का जल स्तर जो है वो लगभग अब इस समय मध्यम स्तर पर आ गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सावन का जो महीना होता है, बारिश का महीना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बारिश बाकी के 2 महीनों में 25% होती है तो सावन के महीने में 65% तक पहुंच जाती है। तो जो सावन का महीना जा रहा था ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कानपुर के अंदर विशेषकर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डैम होने की वजह से जो गंगा बैराज डैम है इस कारण से यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से पांडु नदी में भी जो पांडु नदी का जो जल है वो अपने मध्यम स्तर पर आ गया और वहां पर जनजीवन अब लगभग पटरी पर आना शुरू हो चुका है। पल्लवी, एक जानकारी और मैं आपसे यहाँ अनुज चाहूंगी, क्योंकि पांडु नदी के कारण काफी ज्यादा इलाकों में पानी घुस गया था तो फसलें बहुत ज्यादा वहां पर खराब हुई होंगी, फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से सही व्यवस्था लोगों के लिए की गई है, उन्हें मुआवजा मिले ये बेहद जरूरी है। इलाके इतने ज्यादा संपन्न नहीं है तो ऐसे में उन परिवारों को किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है? अनुज। पल्लवी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है कि प्रशासन ने क्या मुआवजा दिया है कि नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कानपुर की प्रशासन की जो स्थिति है, क्योंकि कानपुर में जब से कमिश्नरेट लागू हुई है, लगभग ये मार्च के महीने में कमिश्नरेट लागू कर दी गई थी, तो लगभग प्रशासन अब 2 भागों में हो गया है। अब जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो डीएम का जो अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा अगर हम बात करते हैं मुआवजे की, तो मुआवजे की स्थिति ये रही है पल्लवी की जो सरकारी नीतियां है, जो सरकारी योजना है, चूंकि 2022 का चुनाव भी सर पर आ गया है तो ऐसे में रैलियां भी शुरू हो गई, कानपुर के अंदर लोगों का आना जाना शुरू हो गया, वीवीआईपी का आना जाना शुरू हो गया। तो प्रशासन लगभग जो स्थितियां देखी गई वो पूरा ध्यान केंद्रित जो है उनका वो प्रशासन के कार्यशैली पर, प्रशासन के कार्यक्रमों पर है, ना कि आम जनता के ऊपर है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी जियो कोई भी इतना का आदेश नहीं जारी हुआ है कि जो लोग पांडु नदी में परेशान है, पांडु नदी के उफान से परेशान है, उनको किसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी अभी हाल फिलहाल की कोई जानकारी प्रशासन के द्वारा नहीं उपलब्ध कराई गई है। पल्लवी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आप तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो सीधी तस्वीरें आपने कानपुर से देखी, यहाँ पर भी गंगा नदी इस समय उफान पर है। हालांकि लोग अभी भी जोखिम जो है अपनी जान पर लेकर गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और अभी जो आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं लोग परेशान है। देखिए किस तरीके से घरों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, लोगों का सामान कैसे खराब हुआ है। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। कल रात और आज सुबह की बारिश का ये हाल है कि जो लोगों का घर है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। लोगों को काफी सामान का यहाँ पर नुकसान हुआ है। देखिए कपड़े कैसे लोगों के भीग गए हैं, जबकि ये जो कपड़े हैं बेड के अंदर रखे हुए थे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि बेड तक लोगों के डूब गए हैं और उसमें रखा सामान आदि जितना भी था वो खराब होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कपड़े पानी में डूब गए हैं, खाने पीने की चीजें जो हैं वो पानी में बह गई हैं। तो काफी नुकसान यहाँ दिल्ली में लोगों का हो गया है और ये लाइव तस्वीरें जो हैं ये दर्शा रही हैं, ये साक्षात हैं ये तस्वीरें कि वाकई में लोग परेशान है। जल जमाव, जल भराव की जो समस्या है वो काफी ज्यादा दिल्ली में है और हर बार हम इसी तरह के हालात यहाँ पर देखते हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण कागजात हैं वो भी पूरी तरीके से लोगों के डूब चुके हैं, पानी के कारण काफी गीले हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से। यहाँ अक्सर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है क्योंकि जल भराव, जल जमाव की जो समस्या है वो आए दिन यहाँ पर रहती है। चलिए अपने मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। हम आपको दिखा रहे थे कि पूरे देश में इस समय जगह जगह आफत की बारिश बरस रही है। ये आप बाइट सुनिए कि आज कुछ कहना है महिलाओं का। हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो आज की बारिश के जो हालात हैं उन्होंने हमारे घर को ऐसे तहस नहस कर दिया है कि आप देख ही सकते हैं। कितना नुकसान लगभग हो गया है? नुकसान तो काफी हुआ है। महत्वपूर्ण चीजें खराब हुई हैं। महत्वपूर्ण चीजें तो हमारी देखिए सारी थी। बेड के अंदर हमारी रजाइयां हैं, सर्दियों के कपड़े हैं और भी कपड़े हैं और जरूरी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी खराब हो चुके हैं, हमारे गीले हो चुके हैं। आप तो जानते हैं कि कागज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको गीले होने में, सूखने में एक बार मतलब वो प्रिंट हट जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है ना। डॉक्यूमेंट्स तो बहुत जरूरी होते हैं। तो मतलब काफी नुकसान हुआ है हमारा आज की बारिश में। एक सवाल ये है कि मैम क्या हर साल इसी तरह से आपके घर में पानी भरता है या फिर इस बार जो तेज बारिश हुई है उसके बाद भरा है? दूसरा सवाल ये है कि ड्रेनेज सिस्टम आपके इलाके का कैसा है? ड्रेनिंग सिस्टम तो हमारे इलाके का बिल्कुल अच्छा नहीं है। रीजन ये है कि पाइप जो है वो बहुत छोटे छोटे पाइप हैं और जो हमारा जो नाला है यहाँ पे आसपास में एक नाला है उसकी सफाई तो हम करते ही मतलब होती नहीं है यहाँ पे सफाई बिल्कुल भी। ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ का बहुत ही बकवास है, मतलब बहुत गंदा है ऐसे बोल सकते हैं।
और एक सवाल ये भी कि हर साल मानसून से पहले दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर कर दिया है, नाले नालियाँ को साफ कर दिया है, तो आपको लगता है कि जो दावे किए जाते हैं वो खोखले हैं? वो खोखले ही दावे हैं, वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। बाकी जो आप देख ही सकते हैं, ड्रेनिंग सिस्टम अगर अच्छा होता तो ऐसे घरों में तो पानी नहीं भरता। अब घरों में पानी भर चुका है तो फिर कहाँ के, वो खोखले ही दावे हैं सारे जितने भी हैं। सिर्फ बोल देते हैं, बोलने के बाद वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ दावे खोखले ही रह जाते हैं वो। अब आपके घर में पानी भर गया, इसको कैसे निकालेंगे? निकालेंगे, अब देखिए कि बहुत प्रॉब्लम होगी इसको निकालने में, खुद ही निकालना पड़ेगा। पूरा दिन जाता है, इवन दिन क्या पूरा हफ्ता ही जाएगा। जिस तरीके से हमारा जो सामान वेस्टेज हुआ है उसका पूरे रिकवर करने में पूरा हफ्ता तो जाना ही जाना है, मिनिमम है, वो भी मैं बता रही हूँ मिनिमम 1 हफ्ता। बट काफी हमारा जो नुकसान हुआ है, और सफाई तो देखिए खुद ही करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम। हम चाहते हैं खैर कि मतलब अगर उधर से भेज दे, सिस्टम भेज दे सफाई करने के लिए, क्योंकि हमारी थोड़ी ना प्रॉब्लम है, वो तो ड्रेनिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है ना। अगर वो सिस्टम वाले भेजते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, अगर वो करवाते हैं तो।